विल बी डूइंग रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज हम लोगों का डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, तो डीवाई बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन पढ़ता है। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग डीवाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप। स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, मतलब चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब चेंज इन y बाय चेंज इन x को स्लोप के जगह मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ऊपर y बदल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, नीचे का x का बदलाव के रेस्पेक्ट में। तो dy बाय dx जो है वो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x देता है। तो मुझे अगर चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, मतलब मुझे क्या चाहिए, dp बाई dq। अगर मैं बोल रही हूँ dc बाई dd, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू t। इफ आई एम सेइंग da बाई dc, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू c। तो जिसका रेट ऑफ चेंज ढूंढना है वो न्यूमरेटर में होगा, जिसके रेस्पेक्ट में ढूंढ रहा है वो नीचे होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब सपोजिंगली मैंने आप सर्कल ले लो, मैंने बोला सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस दो ही चीज होता है। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब क्या चाहिए, डी ए बाई डी आर चाहिए। तो इफ आई वांट डी ए बाई डी आर, आपको ए का चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो ए का फॉर्मूला लगाओ हो प्रेफरेबली जिसमें आर आता हो। तो हमारे एक एरिया का फॉर्मूला में तो आर आता ही है, हर बार जरूरी नहीं होता कि मैंने ऊपर और नीचे जो लिखा उसका डायरेक्ट कोई इक्वेशन बनता। यहाँ पॉसिबल था बोल के मैं लिख रही। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसे मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो ए हो गया डी ए बाई डी आर, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर बन जाएगा 2r। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। मैंने अगर बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, खाली कुछ नहीं बोला आगे, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। इफ आई हैवंट मेंशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, देन इट इज ऑलवेज टाइम। ठीक है, तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी ए अपॉन डी टी आएगा। अब जैसे मैंने बोला ऊपर और नीचे का इक्वेशन बनाओ, अब एरिया और टाइम का तो कोई इक्वेशन होता ही नहीं है, तो खाली एरिया से ही वन बढ़ लो। तो एरिया का फॉर्मूला लिखा जाएगा ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसे विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, पाई छोड़ा आर स्क्वायर का 2r, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, मेरा लिखा हुआ है वेरिएबल आर, तो एक एक्स्ट्रा आएगा डी आर बाई डी टी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, समझ आया सबको? अब अगर मैंने सर्कमफ्रेंस बोला है तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। यदि मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब डीसी बाई डी आर, और कितना होगा 2 पाई। और मैंने खाली रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस बोला डीसी बाई डी टी, विच विल बी पाई डी आर बाई डी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर? क्या होगा, आपको एक रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा और हमें दूसरा ढूंढना होगा। ठीक है, सपोजिंगली मैंने आपको बोला कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जैसे मैंने बोला 2 सेंटीमीटर, वो तो रेडियस का यूनिट है, पर सेकेंड टाइम का यूनिट है, मतलब मैंने रेडियस का आपको टाइम के रिस्पेक्ट में दिया। दैट मीन्स आई हैव गिवन यू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी। ये आपको 2 दे रखा है गिवन। आपको बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो आगे कुछ नहीं बोला, तो यहाँ टाइम था तो वहां पे भी टाइम ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, ए बाई डी टी, दिया हुआ क्या है, डी आर बाई डी टी। डी टी तो कहीं पे होगा ही नहीं हम लोगों का, तो एरिया दिया हुआ है, सॉरी रेडियस दिया हुआ है, एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। मैंने लिखा, डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, डी ए बाई डी टी 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। क्लियर? तो डी ए बाई डी टी, डी आर बाई डी टी के जगह 2 लिख दू, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर। यूनिट क्या होगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का पर सेकेंड। अब अगर क्वेश्चन में बोला व्हेन आर इज समथिंग, ये व्हेन जो है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाद में पुट होता है। तो अगर आपको बोला है व्हेन रेडियस इज 2, तो आर के जगह भी 2 डाल के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ, अब उल्टा भी दे सकती हूँ, मैंने आपको बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बोला, मतलब मैंने आपको क्या बोला, डी बाई डी टी 4 दे दिया। ठीक है, मैंने बोला व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब क्या चाहिए, डी आर बाई डी टी। तो ये सेम फॉर इक्वेशन ही तो आएगा मेरा। इस बार यहाँ पे 4 दिया हुआ है,
इसी इक्वेशन को मैं यूज करके dr बाई dt ढूंढ दूंगी, हाँ ना। तो ये हो जाएगा 2/πr। अब अगर r का कुछ वैल्यू दिया तो वो यहाँ डाल दो। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट, सपोजिंगली मैंने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो दिया dA बाय dt है, निकालना dC बाय dt है। डू यू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम एरिया टू सर्कमफ्रेंस? नहीं। कैसे नहीं है? तो एरिया और सर्कमफ्रेंस का अगर डायरेक्ट नहीं है, यू नीड टू फाइंड अ मीडिएटर। तो एरिया से हम लोग रेडियस ढूंढ सकते हैं और रेडियस से हम लोग सर्कमफ्रेंस ढूंढ सकते हैं। तो एरिया से रेडियस मेरा ढूंढ लिया, तो मुझे सर्कमफ्रेंस का ढूंढना है, तो मैं फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का लिखूंगी। तो dC बाय dt विल बी 2 dr बाय dt। अब आप dr बाय dt के जगह ये वैल्यू डाल दो, ठीक है? तो 4/r हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? सो dC बाय dt हो गया ये। अब आपको दो चीज बोल सकते थे, या तो बोला होता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, जो ये, हाँ। दूसरा ये भी बोल सकते थे कि शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस वैरीज इनवर्सली एज द रेडियस। वैरीज इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्सली एज द रेडियस मतलब आर डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो ये रहा मेरा dC बाय dt 4/r आया वही। यहां से अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो प्रोपोर्शनैलिटी हो जाता है, proportional to 1/r। Whenever you are writing from an equality to a proportionality, remove all the constant। तो 4 था मेरा कांस्टेंट, उड़ा दिया, 1/r बचा। तो क्योंकि यार जमीन नीचे डिनोमिनेटर में है बोल के इनवर्सली बोला मैंने, ठीक है? उल्टा अगर आपके पास रेट प्रोपोर्शनैलिटी होता है और आपको इक्वालिटी में जाना है, तो आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल, फेमस दो क्वेश्चन होता है इसके। पहला होता है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस वैरीज इनवर्सली एज द रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब dC बाय dt, कुछ नहीं बोला है तो dt के रेस्पेक्ट में होगा। वैरीज, वैरीज बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का आएगा। इनवर्सली एज द रेडियस बोला है मतलब r कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस वैरीज इनवर्सली एज द रेडियस, इसलिए 1/r आया। क्लियर? अब प्रोपोर्शनैलिटी से हम कोई सम नहीं कर सकते, हमें इक्वालिटी में जाना ही पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी से यदि मैं इक्वालिटी लिखती हूँ तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज एनी कांस्टेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ। तो dC बाय dt दिया। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है तो हमें पता है कि dC बाय dt यदि दिया है, मैं एक ही चीज ढूंढ सकती हूँ, क्या? dr बाय dt, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला और कुछ ढूंढना परमिट ही नहीं करता है। अग्रीड? हाउ शुड आई, हाउ कैन आई फाइंड dr बाय dt फ्रॉम हियर? पहले सी का फॉर्मूला आएगा, हाँ या ना बोलो तभी सीखोगे। तो सी का फॉर्मूला 2πr, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो dC बाय dt कितना हो गया? 2π dr बाय dt। तो dC बाय dt हो गया k/r, 2π dr बाय dt। तो यहाँ से dr बाय dt k/2πr आ जाएगा। अब या तो ये मांगा होता तो सम खत्म, या ये भी तो बोल सकते हैं शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आल्सो वैरीज इनवर्सली एज द रेडियस, हाँ या ना? तो आपका यहाँ पे क्या है? ये ना कांस्टेंट है k और 2π, इसको मैं क्या करूंगी? उड़ा दूंगी मस्त एकदम। तो वैरीज इनवर्सली एज द रेडियस आ गया। और मैंने ये नहीं मांगा, मैंने क्या मांगा? और एरिया मांग सकते, यही तो हो सकता है। तो एरिया ढूंढना है तो वापस से क्या करें? एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो dA बाई dt कितना आएगा? 2πr dr बाई dt। ठीक, तो 2πr dr बाई dt है k/2πr। तो खाली k बचा। k कौन था? कांस्टेंट था। तो आपको बोला जाएगा कि इफ the circumference varies inversely as the radius, show that the rate of change of area is constant। आ गया। और show that the rate of change area changes at a uniform rate। uniform मतलब constant होता है। so area changes at a constant rate। हाँ, उल्टा भी दे सकता है। इसमें मैं आपको बोलूंगी if the area changes at a constant rate, मतलब a by dt क्या है? एक कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो कांस्टेंट को नाम दे देंगे k। show that the rate of change of circumference
varies inversely as the radius. तो क्या दिखाना है कि dc by dt is proportional to 1 by r दिखाना है. तो हम लोग पहले dA by dt से क्या निकालेंगे, dr by dt using the formula a equals to pi r square. फिर क्या करेंगे, dc by dt निकालेंगे using the formula c equals to 2 pi r. समझ आया? So if I say varies, that is proportionality. Inversely बोला है तो वो चीज डिनोमिनेटर में जाएगा, डायरेक्टली बोला है तो वो चीज न्यूमरेटर में जाएगा. कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्म रेट मतलब रेट ऑफ चेंज का वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू. ठीक, क्लियर, समझ आया? तो यहाँ क्या हो रहा था, यू ऑलवेज हैड अ मीडिएटर, डायरेक्ट मीडिएटर. जैसे एरिया वॉल्यूम हो या एरिया पेरीमीटर हो तो सेम पैरामीटर्स ही यूज होता है, तो आप मस्त कर देते हो. But at times it may not be so easy. For example, I'm talking about two different squares. ठीक है? And एक का साइड है x, one area is x, दूसरा का साइड है y. तो इसका एरिया अगर मैं a1 बोल रही हूँ वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा. इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सुनो. If x and y are the two sides of a square, लिख लिया मैंने. Then what is the rate of change of area of the second square with respect to the area of the first square? Rate of change of area of the second square मतलब a2 with respect to the first square मतलब a1. तो मतलब मुझसे मांग क्या रहे, dA2 by dA1 मांग रहे, हाँ या ना? But we cannot even form a direct relationship between a1 to a2, no formula. तो एक मीडिएटर चाहिएगा. बट प्रॉब्लम क्या है, a1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे. जैसे एरिया और सर्कमफ्रेंस में क्या था, दोनों r पे डिपेंड कर रहा था तो मीडिएटर बन गया. यहाँ a1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे. तो मैं जब इसे डिफरेंशिएट करूंगी मैं विद रेस्पेक्ट टू क्या करूँ, क्या बोला, dx होगा, क्या आएगा 2x. लेकिन मैं जब a2 को करूंगी तो विद रेस्पेक्ट टू y, तो मेरे तो वो काम का नहीं है. तो यहाँ पे एक और चीज होना पड़ेगा, क्या, either an equation for you to transform x into y और vice versa. अग्रेड, अदरवाइज ये सब नहीं हो सकता. सो आपको एक एडिशनल कंडीशन दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ, तो अब आप क्या करोगे, a2 y स्क्वायर है, मैं को y में सम करना है क्या, नहीं, मुझे तो x में करना है. तो बिफोर आई डिफरेंशिएट आई नीड टू कन्वर्ट इट. तो मैं y स्क्वायर की जगह x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगी. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स. अब चेन रूल लगा के भी कर सकते हो. अब जब इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो विद रेस्पेक्ट टू, ये मेरा एरो का मतलब क्या था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. एग्जाम में नहीं लगाना, ये अभी के लिए खाली. तो dA2 अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 4x क्यूब. ये पैरामेट्रिक ही तो हो गया. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं dA2 अपॉन dx और dA1 अपॉन dx इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा. तो dA2 है 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये है 2x. 2x कॉमन लेके काट दो, आ गया आंसर. यही आंसर आपका. यूनिट नहीं होगा, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, कट ही गया दोनों का यूनिट. समझ आया, क्लियर है? अब ऐसे एक और क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला रेक्टेंगल के बारे में. रेक्टेंगल में कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर बोल रही हूँ, सपोज p, वो क्या होता है 2l प्लस b. लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग वेरिएबल है. जैसे सर्कल में तो सिर्फ रेडियस होता है, यहाँ तो 2 है. तो मैं आपको दोनों का दूंगी, दो चीज दे सकते हो. पहला, मैंने आपको बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब dl by dt आपको +2 दिया हुआ है, हाँ. एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जब डिक्रीजेस बोला जाता है तो हम लोग एक माइनस लगाते हैं. माइनस सिंबलाइजेस दैट इट इज डिक्रीजिंग. तो अब मुझे अगर निकालना है पेरीमीटर का तो dp by dt प्लस में क्या होता है, इंडिविजुअली हो जाता है. तो 2 को छोड़ा, l का डिफरेंशिएशन dl by dt, b का डिफरेंशिएशन dv by dt. हाँ, तो 2 dl by dt 2 हो गया, dv by dt 3 हो गया, तो -2. तो हम क्या बोलेंगे, therefore perimeter decreases at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्योंकि माइनस है तो डिक्रीजेस. वंस यू से डिक्रीजेस बाद में वापस -2 नहीं लिखनी, माइनस हो गया. हाँ,
तो इसमें क्या होगा, दोनों वेरिएबल का रेट दिया हुआ है और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिससे आप एक वेरिएबल को दूसरे में बदल दो। मैंने बोला इफ योर लेंथ इज 3 टाइम्स योर ब्रेथ, मतलब n इक्वल्स टू 3b। इससे क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर को दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे, तो p 8b हो गया। अब मैं आपको बोलूंगी कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। मतलब dp बाई dt आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमें dp बाई dt निकालना है, तो dp बाई dt इस इक्वेशन से कितना आएगा, 8 dB by dt आ जाएगा। So 8 into 3, 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। So these are the two options that you can have. हाँ, अब कभी कभी जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बोला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, डिफरेंशिएट करो। जब ये कन्वर्टिंग इंटू सिंगल वेरिएबल का ऑप्शन है ये वाला, l इक्वल टू 3b, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्या करेंगे हम लोग, a इक्वल्स टू 3b स्क्वायर हो जाएगा, तो dA अपॉन dt 6b dB by dt, dB by dt 3 है तो 18b हो जाएगा। अब क्वेश्चन में when b इक्वल टू कुछ दिया है तो डाल देना, ठीक है। और अगर मेरे को सिंगल वेरिएबल करने का ऑप्शन ही उन्होंने नहीं दिया और मुझे dA by dt निकालना है तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, l को छोड़ा b का dB by dt, b को छोड़ा dl by dt। तो अब आपको ये चारों वैल्यूज उनको देना पड़ेगा, आपको dl by dt, db by dt तो देना ही पड़ेगा, साथ में when लेंथ इज इतना, ब्रेथ इज इतना करके भी बोलना पड़ेगा, तब जाके मैं da by dt ढूंढ पाऊंगी, वरना नहीं ढूंढ पाऊंगी। समझ आया, क्लियर है सबको, पक्का। आगे क्या होगा, जैसे आपको मार्जिनल कॉस्ट ये सब अगर बोला रहता है, मार्जिनल कॉस्ट में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू कमोडिटी। तो आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ रहेगा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, dc by dx, डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज टू x प्लस 1 एंड यूर डन। सेम गोस फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ ना। अब इसमें ना कुछ कुछ फेमस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको बोला हुआ है एक लैडर है जिसका लेंथ है 12 मीटर, एक वॉल पे उसको रखा हुआ है, तो ये वॉल हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लैडर जब खड़े करेंगे तो यहाँ होगा, ये 12 मीटर दे रखा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, सपोज पहले चलो मैं ये करा देती हूँ, सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन विच द हाइपोटेनस इज 13 मीटर, तो हाइपोटेनस 13 हो गया, ठीक है। फिर बोला कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये अगर बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको dB by dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द, सॉरी, परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या निकालना, dB by dt। अभी तक हमने जितने भी करे उनमें एरिया, पेरीमीटर, ये सब शब्द थे जिनके प्री डेजिग्नेटेड फॉर्मूलाज थे विच वी यूज्ड, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, इसका तो कोई प्री डेजिग्नेटेड फॉर्मूला नहीं है। If you do not have a direct formula, then we use only two methods. One is Pythagoras theorem and the other is similar triangle. पहला प्रायोरिटी पाइथागोरस, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला वाला इक्वेशन नहीं बन रहा, एरिया वॉल्यूम ये सब का नहीं बन रहा है, तो आपको वेरिएबल एक इक्वेशन तो चाहिएगा ना जिससे आप डिफरेंशिएट करोगे, वो इक्वेशन या तो आपको पाइथागोरस थ्योरम देगा, यदि पाइथागोरस भी नहीं दे रहा तो सिमिलर ट्रायंगल देगा। सिमिलर ट्रायंगल के लिए तो दो ट्रायंगल चाहिए होता है, यहाँ तो नहीं है, मतलब कहाँ से आएगा इक्वेशन, पाइथागोरस से आएगा, अग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमें इक्वेशन मिल जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना एक स्मार्टनेस होता है, अगर आप पहली बार इस सम को कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन लिखते हम इसे डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे, तो 0 2p dp by dt प्लस 2b db by dt, अग्री। अब 2 तो काट दिया, p dp by dt, b db by dt 2 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको खाली एक वैल्यू दिया हुआ रहता है, व्हेन बेस इज सपोज 5, तो मैं बेस की जगह तो मस्त 5 लिख दूंगी, ये 10 हो गया, लेकिन p तो अभी भी रह गया, आंसर p में थोड़ी आएगा। तो जो लोग प्रैक्टिस किए हुए होते हैं उनको पता ये होगा,
तो वो लोग क्या करेंगे, पहले से ही इस बी के लिए, क्योंकि देखो आपका इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस तो पहले 13 दिया हुआ था, बेस अब आपको 5 दे दिया, तो आप इस इंफॉर्मेशन से पी खुद ही निकालोगे, वो क्यों देंगे आपको, तो आप ये रेडी करके जाओ, विच विल शो टू द एग्जामिनर कि भाई आपको ये सब पहले से पता था कि आगे क्या होगा, और मैं वैसे प्लान करके गई। दैट इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, व्हेन बी इज 5 हम लोग पहले पी निकालेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट होगा तो 12 आ गया। हाँ, अब मैं लिखूंगी ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ आया, हम लोग पी के जगह आप क्या डाल देंगे, 12 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा -10/12 -5/6। मतलब अगर बेस बढ़ रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है ये। और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग से पुट कर दूंगी तो लैडर बन जाता है। मैंने बोला एक लैडर है 13 मीटर का, ठीक, तो ये दीवार है, लैडर 13 है, लैडर हमेशा ऐसा ही रखा जाता है मेरे हिसाब से, तो ये है फुट ऑफ द वॉल, ये है फुट ऑफ द लैडर, ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, आपको बोला है इफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इधर at a rate of 2 centimeter per second, 2 meter per second, sorry, at the rate of 2 meter per second. The ladder is pulled away from the foot of the ladder is pulled away from the wall at the rate of 2 meter per second. ये बेस है, ये परपेंड एक्स वाई ले लू क्या एक बार के लिए, ये एक्स और ये वाई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dx by dt 2 प्लस ना माइनस, प्लस, क्योंकि अगर आप यहाँ दूर जा रहे हो ये एक्स का वैल्यू तो बढ़ेगा ना, इसलिए +2। अब लैडर तो फिक्स्ड, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेच हो जाएगा, तो लैडर को अगर यहाँ से नीचे टान रहे हो तो वो यहाँ से नीचे भी तो उतरेगा, तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा आपका, तो dy by dt जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हाइपोटेनस दिया हुआ है, एक रेट दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, dy by dt ढूंढेंगे, कैसे, पाइथागोरस से, लेकिन पहले निकालना है हमें, तो मैं आपको बोलूंगी कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच द हाइट ऑफ द एट विच द टॉप एंड ऑफ द लैडर इज कमिंग डाउन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर। मतलब व्हेन x इक्वल्स टू 5, तो ये डायग्राम बनाया मैंने, ये 13 है, ये 5 है, तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा, √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 12 हो गया। अब मैं स्टार्ट करूंगी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt 0, सबका 2 उड़ा दिया, x dx by dt प्लस y dy by dt इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यूज डाल दो, x के जगह 5, dx by dt 2, y के जगह 12, dy by dt रह गया। हाँ, तो dy by dt क्या हो जाएगा, -10/12, -5/6 आ गया ना अपने आप, माइनस खुद ही, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इधर अगर बढ़ रहा है तो वो नीचे तो आएगा उधर से। क्लियर हुआ, समझ आया, क्लियर है। तो अगर ऐसा डायरेक्ट हाइपोटेनस और पाइथागोरस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बोला तो वैसे वही साइन चीज लैडर के साथ हो जाता है। हाँ, अब ऐसा ये क्वेश्चन काइट का होता है कि एक आदमी है 2 मीटर का, एक बार के लिए समझा रहे तो स्पेसिफिकेशंस छोड़ो, 2 मीटर का, वो काइट उड़ा रहा है, काइट तो यहाँ से उड़ाएगा ऐसे, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है, काइट यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, बोला जमीन से 102 मीटर का ऊंचाई पे, तो इस पॉइंट से यहाँ तक 102 मीटर है, तो आपका आदमी के लिए वो कितना हो जाएगा, 100 ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, माइनस कर दिया, तो आदमी के लिए तो वो 100 मीटर का ही हाइट पे। यहाँ से ये क्या हो गया, ये तो स्ट्रिंग है ना, तो ये अब आप देखो नीचे वाला तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी, मेरे लिए तो खाली अब यही है, तो ये भी तो एक पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन हो गया ना, हाँ या ना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम में पिछली बार हाइपोटेनस था, इस बार परपेंडिकुलर है आपके पास। हाँ, बाकी दोनों को हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई।
हाँ, इक्वेशन कौन देगा? पाइथागोरस थ्योरम ही तो देगा। तो इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 102 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एग्जाम में 100 स्क्वायर। एग्जाम में आपको क्या देगा? x और y में से एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। सपोज फाइंड एट व्हाट रेट द स्ट्रिंग इज मूविंग इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सपोज 10 मीटर। तो आपको L इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, निकालना क्या है? y इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, निकालना क्या है? dy बाई dt निकालना है। तो dx बाई dt अगला देगा। सपोज dx बाई dt 7 दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऐसे नंबर्स लिख दिया मैंने। हाँ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस y इक्वल टू 10 से आप पहले x लिख, y तो 10 हो ही नहीं सकता। सपोज y है 150, क्योंकि हाइपोटेनस है ना तो ज्यादा होना पड़ेगा। y सपोज 150, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। वही सेम पाइथागोरस थ्योरम वाला लॉजिक, रूट ओवर 150 स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर जो आएगा आ जाएगा। तब मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को डिफरेंशिएट करके निकाल दूंगी dx बाई dy बाई dt। कोई दिक्कत? तो वही लादर वाला सम, वही हाइपोटेनस पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल का सम, वही काइट का सम, तीनों में सेम चीज होगा। कोई एक दिया हुआ है, बाकी दो को एक्स और वाई ले लिया, एक का रेट दिया, दूसरा निकालना है। ठीक, समझ आ गया? अब इसी में ऐसा एक और सम होता है आदमी का और शैडो का। ठीक है, बोला एक लैम्प पोस्ट है 10 मीटर ऊंचा, ये मेरा लैम्प पोस्ट 10 मीटर का है, आदमी खड़ा उसके सामने सपोज 3 मीटर का। ठीक, तो यहाँ पे लाइट है, गिर रहा है। तो अगर लाइट इस साइड से गिर रहा है तो शैडो अपोजिट साइड बनता है। ये शैडो हो गया, हाँ ना? ये कौन है? ये टिप ऑफ द शैडो है, उसका सर, हाँ ना? ये लेंथ क्या है? डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट। क्लियर है? कितना ट्रायंगल है? एक या दो? दो। अगर दो है तो क्या लगेगा? सिमिलर ट्रायंगल। पाइथागोरस क्यों नहीं लगेगा? हाइपोटेनस दिया ही नहीं मुझे। अग्री? क्लियर है? अब मैं क्या बोलूंगी? व्हाट एट इफ द मैन is moving away from the lamp post at 2 मीटर पर सेकेंड। अब आदमी का है यहाँ, वो दूर जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस डिस्टेंस को y ले लूं। तो एग्जाम में क्या दिया हुआ है? dy बाई डी टी प्लस 2 दिया हुआ है, क्योंकि बढ़ रहा है ना। हाँ ना? क्लियर है? ये नहीं, नहीं नहीं, मैंने क्या लाइन बोली? इफ द मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 2, मतलब वो लैम्प पोस्ट से उसका दूरी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। तो लैम्प पोस्ट और आदमी का दूरी तो यही है। मैंने आपसे पूछा एट व्हाट रेट विल द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंज। तो शैडो यहाँ से लेके यहीं तक है, उसको मैंने एक्स ले लिया। तो मुझे निकालना क्या? dx बाई dt निकालना है। कोई दिक्कत? समझ आ गया यहाँ तक? हाँ, तो मुझे एक्स और वाई का इक्वेशन चाहिएगा, फॉर्मूला तो है नहीं कोई मेरे पास, क्या लगेगा? सिमिलर ट्राइंगल लगेगा। ठीक, तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए दो ट्राइंगल चाहिए होता है। ये बड़ा बड़ा यहाँ पे लेंथ क्या है? 10, इसका लेंथ क्या है? एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, जो भी। एक ये छोटू ट्राइंगल, ये एक्स, ये कितना है? 3। दोनों सिमिलर है या नहीं? दोनों में ये एंगल सेम है, दोनों में ये 90 है, तो एंगल एंगल से सिमिलर होगा, ये दिखाना नहीं होता। यूजिंग सिमिलैरिटी या यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल वी गेट रेशियो, मिलता है ना हमें इक्वल, दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों का बेस। ठीक, तो 10x इक्वल 3x प्लस 3y हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 3y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 7 dx अपॉन dt इक्वल 3 dy बाई dt। dy बाई dt 2 दिया हुआ है, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा? 6 बाई 7 आ जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया सब? क्लियर हुआ? अब ये तो हो गया सारा पाइथागोरस और सिमिलर ट्रायंगल से। अब जा रहे हैं हम 3D फिगर्स। 3D फिगर्स में एक ही क्वेश्चन ऐसा फेमस है कि एक पाइप है, उस पाइप से दो कोन का सम होता है। पाइप है, पाइप से मिट्टी गिर रहा है, तो पाइप का वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पाइप का बात करेंगे तो वॉल्यूम का रेट में माइनस लगेगा। ठीक, मैंने बोला the sand is coming out of a pipe and forming a conical heap on the ground,
मतलब जैसे वो मिट्टी गिर रहा है वो कोन बना रहा है, तो कोन क्या हो रहा है, बनते जा रहा है, तो कोन का वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव। तो शेप तो कोन दिया मुझे, मतलब बात तो कोन का हो रहा है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव। बोला 200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कोन का वॉल्यूम क्या है, प्लस 200 होगा या नहीं होगा बताओ, क्योंकि कोन तो बढ़ रहा है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, अब यहाँ तो फॉर्मूला होगा ना, यहाँ तो कोई सिमिलर पाइथागोरस लगेगा नहीं। कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने शुरू में बोला था दो वेरिएबल नहीं होगा, एक बदलेगा। तो क्वेश्चन में बोला है इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज 10 मीटर, इफ रेडियस इज 1/6 ऑफ द हाइट, डायरेक्ट ही दे दिया, अगला खुद ही दे दिया, ठीक है। तो आर और एच बदलने के लिए अगला खुद दे दिया। अब क्या पूछ रहा है ये सुनना, यदि बोला है फाइंड एट व्हाट रेट द रेडियस ऑफ द कोन इज चेंजिंग, मतलब आर रखना है, एच हटाना है, तो अब यहाँ से h इक्वल टू 6r रिप्लेस करो। मांगा है सपोज फाइंड एट व्हाट रेट द हाइट ऑफ द सैंड इज मूविंग इंक्रीजिंग, तो क्या मांगा है, dh/dt मांगा है, तो r बदलेंगे, तो हम लोग r के जगह लिख दिया 1/6h, तो 1/36 h, तो ये क्या हो जाएगा 1/108 h³ यहाँ पे पाई हो जाएगा। हाँ, अब मैं क्या निकालूंगी, dv/dt 3π/108 h² dh/dt, dv/dt दिया हुआ, हाँ ना 200, यहाँ से dh/dt आ जाएगा, तो dh/dt मैंने लिखा 200 × 108/3π h²। अब यदि h दिया वो होगा ही, वो डाल देना, आ गया, समझ आया क्वेश्चन में था कि द सैंड इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 200 फॉर द स्काई, तो सैंड कोन के लिए तो बढ़ रहा है, तो प्लस 200 हो गया, था dv/dh ही कर देता, ठीक, समझ आया। एंड वन मोर कि एक उल्टा कोन है, एन इन्वर्टेड कॉनिकल फनल is there whose radius is 5 and height is 10 मीटर। अगला दिया इन्वर्टेड है, मतलब ऐसा है शेप, यहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो रेडियस हो गया 5 और ये पूरा हाइट है आपका 10। ये जो लाइन होता है इसका कोई काम है, क्योंकि यदि मैं ये फॉर्मूला एरिया या वॉल्यूम, चलो पानी का बात हो रहा है तो वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं अगर ये रेडियस और हाइट दोनों यहाँ डाल दूं तो वी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो dv/dt तो 0 हो जाएगा, तो ये जो आर और एच ये कभी शुरू में नहीं डलेगा, और मैंने व्हेन भी नहीं बोला, तो ये बाद में भी नहीं डलेगा, तो ये क्यों दिया, ताकि रिलेशन बना सके। एच और आर का पिछली बार तो अगला खुद से प्लेटर में सजा के मुझे ये बोला था ना, आर इज h/6, इस बार नहीं बोला, तो इस बार क्या बोला है, ये आर और एच इक्वेशन खुद बना लो, तो मैं क्या बोलूंगी, h इज इक्वल टू 2r बोल दूंगी, समझ आया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बदल देंगे, आर को बदल रही हूँ, क्यों बदल रही हूँ, बोला है पानी जो है वो नीचे होते जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर मतलब हाइट ही तो होता है, तो dh/dt ढूंढना तो h होना पड़ेगा ना, तो r बदलेंगे, r के जगह h/2 लिखा, तो 1/12 पाई h³ हो जाएगा v। हाँ, तो अब मुझे dv/dt लिखा, क्या हो जाएगा 3/12 पाई h² dh/dt। हाँ, तो dv/dt दिया हुआ नहीं है, होगा एग्जाम में, सपोज वो दिया हुआ 100, पानी कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो क्या लिखूं, -100 × 4 हो जाएगा, बाय पाई h² इक्वल्स टू dh/dt। कोई दिक्कत, अब एक सुन, तो बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर if the level of water has decreased by 2.5 मीटर, पहले पानी 10 मीटर का था, अब 2.5 मीटर कम हो गया, तो मैं क्या करूंगी, रेट ऑफ चेंज ढूंढने के बाद में h के जगह 2.5 डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा पानी अगर नीचे आया तो अब पानी का सरफेस यहाँ पहुंच गया, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, कोन का निकाल रहे हैं, तो कोन तो यहाँ बन रहा है, तो ये 2.5 मीटर कम हुआ, तो बचा कितना, 7.5 बचा ना, तो मैं h के जगह 7.5 डालूंगी, ये समझने का बात है, समझ आया, क्लियर है। हाँ, आपका टोटल 10 मीटर पहले हाइट दिया होता, बोला पानी कम हो रहा है,
मुझे उस टाइम पे हाइट का रेट निकाल के दो जब हाइट 2.5 मीटर कम हो चुका है। 2.5 मीटर कम हो तो बचा कितना, कोन का वॉल्यूम 7.5। क्लियर हुआ? तो बड़ा में ये सारा है। एक तो छोटा क्वेश्चन होता है, जैसे आपको बोला है एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, if the rate of change of abscissa is same as the rate of change of ordinate, abscissa कौन होता है? x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ बोला नहीं है ना विद रेस्पेक्ट टू मतलब टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा मतलब dx by dt, ऑर्डिनेट मतलब dy by dt आर सेम बोला है। फिर बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा इज सेम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट। फाइंड द पॉइंट मतलब x और y का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्या करूं? इसको डिफरेंशिएट कर देते, कर तो रेडी है इक्वेशन, तो हम लोग तो बनाना पड़ रहा था इतनी देर से, यहाँ तो लगा रेडी करके दिया। तो dy by dt 2x dx by dt, dy by dt सेम एज dx by dt, कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 2x, x हो गया हाफ। अब y निकालने के लिए कर्व में डाल देंगे, तो y क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर 1/4, तो पॉइंट क्या होगा, हाफ कॉमा 1/4 हो गया। समझ आया? पक्का? ये रेट ऑफ चेंज